18 जुलाई को मेरे पास अचानक से बहुत सारे ईमेल्स आए। अलग अलग अकाउंट से ईमेल तो भेजे जा रहे थे, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल सेम टेक्स्ट लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट लाइन भी थी। उस टाइम पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देखकर लगता है कि किसी टूल किट का हिस्सा थे। इन सारे ईमेल्स में रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मैं बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आवाज उठाऊं। आज जब मैं देखता हूं तो 17 जुलाई के बाद से बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विसेज बैन थी। तो ये ईमेल कहां से भेजे जा रहे थे, ये कौन से टूल किट का हिस्सा थे? इन सारे सवालों के साथ जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो मेरे सामने कुछ नाम आने लगे। और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जो बांग्लादेश की सरकार गिराने में बताया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। और उन्हीं सब चीजों के बारे में अगले कुछ मिनट में मैं आपको मिनट बाय मिनट, ईयर बाय ईयर, डेट बाय डेट ऐसा अकाउंट बताऊंगा कि शायद आप भी शॉक्ड रह जाओगे। पीटर हास, डोनाल्ड लू और यूनुस खान जैसे नाम इस स्टोरी में निकल के सामने आते हैं। और बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक करके आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि शेख हसीना ने भारत और चाइना के बीच में एक ऐसा डेलिकेट बैलेंस बैठा के रखा था कि दोनों ही देश इनसे खुश रहे और इनकी सरकार अच्छे से चलती रहे। ये चाइना से इन्वेस्टमेंट तो लेती थी, लेकिन लगातार भारत का दौरा करती थी और यहां से भी अपने रिलेशन अच्छे बना रखे थे। यूएसए को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि यूएसए पूरी तरह से चिढ़ गया। बांग्लादेश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। यूएसए चाहता था कि बांग्लादेश को वो चाइना के अगेंस्ट यूज कर सके। जब क्वाड बना था तो यूएसए भी चाहता था कि बांग्लादेश भी इसका हिस्सा, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और शायद इसी के बाद से शेख हसीना की सरकार पर यूएसए की नजरें तिरछी हो गई। फिर आता है साल 2021, जब रैपिड एक्शन बटालियन, जो बांग्लादेश की एक एलीट फोर्स है, उसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया। इंटरेस्टिंगली रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स को खालिदा जिया ने शुरू करा था, जो बांग्लादेश में बीएनपी को लीड करती है। ये वहां पर मेन ऑपोजिशन पार्टी है और शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी है, जमात इस्लामी, जिसको इस टाइम पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया है और उसके बाद शेख हसीना की सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जमात इस्लामी बहुत ज्यादा रेडिकल है। 1971 में जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था पाकिस्तान से हटा के, तब इस चीज का जमात इस्लामी ने खुला विरोध किया था। इन्हें मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं पसंद। इसी की तरह बीएनपी भी वहां पर एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, जो कि काफी हद तक जमात इस्लामी का सपोर्ट हासिल करके बैठी है। वहीं अवामी लीग काफी हद तक एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, जो कि काफी हद तक सेकुलर तरह से देश को चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसको शेख हसीना लीड कर रही थी। ये सारे नाम और ये सारी पार्टीज और उनकी आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे की स्टोरी में इन्हीं सारी चीजों पर बात होने वाली है। 2021 के बाद हम चलते हैं 21 जून 2023, जब शेख हसीना ने खुलेआम कह दिया कि यूएसए हमारे यहाँ का एक आइलैंड चाहता है और उस पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, लेकिन मैं कभी भी इस आइलैंड को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन ये कहती है कि हमारी राइवल पार्टी बीएनपी खुलेआम इस आइलैंड को यूएस को बेचने के लिए तैयार बैठी। अगर ये कभी पावर में आते हैं तो ये आइलैंड तुरंत यूएस के हाथों में बेच देंगे। यूएस ने क्लियरली इस बात को डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आइलैंड नहीं लेना चाहते। और आगे आप इस वीडियो में देखोगे यूएस कई सारी चीजों को डिनाई करता है, लेकिन जिस तरह से चीजें बांग्लादेश में अनफोल्ड हुई, ऐसा लगता है कि यूएस के डिनायल में उतना दम नहीं है जितना इन सारे क्लेम्स में दम नजर आता है। उन सारे क्लेम्स पर भी जाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं आइलैंड क्या है। सेंट मार्टिन आइलैंड इसका नाम है। 1900 में ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 1947 के पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान को ये आइलैंड मिल गया और जब ईस्ट पाकिस्तान से 1971 में लिबरेट होकर बांग्लादेश बना, तब भी ये आइलैंड इसी का ही पार्ट था। लेकिन म्यांमार भी लगातार इस आइलैंड पर क्लेम करता रहा है। इवेंचुअली 1974 में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें बात क्लियर हो जाती है कि भैया ये आइलैंड बांग्लादेश का है और उन्हीं का इस पर पूरी तरह से हक है। इस टाइम तक बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान जिंदा थे, लेकिन अगले ही साल बांग्लादेश की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को उनके ही घर में उनकी सारी फैमिली के साथ मर्डर कर दिया। इसमें सिर्फ 2 लोग बचे थे, जो उनकी 2 बेटियां थी, जो उस टाइम पर जर्मनी में रह रही थी, और इन्हीं में एक बेटी का नाम था शेख हसीना। मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद 1996 तक कभी आर्मी ने कभी बीएनपी ने बांग्लादेश पर रूल करा। 1996 में पहली बार शेख हसीना की पार्टी यहां पर पावर में आती है और इस पूरे दौरान ये जो आइलैंड था, ये कन्वर्सेशन का हिस्सा बना रहा। ये आइलैंड दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर चाइना की भी नजर है। ये जो यहाँ का पूरा समंदर है, उसमें आइलैंड काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर नेवल बेस बना ले ताकि वो चाइना पे प्रेशर माउंट कर सके, और चाइना चाहता है कि इस आइलैंड का एक्सेस उसके पास हमेशा बना रहे ताकि इस पूरे के पूरे समंदर वाले एरिया पे वो कंट्रोल जमा सके। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चाइना को सपोर्ट करती थी, इसीलिए यूएसए को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यूएसए हमेशा से चाहता था कि यहाँ पर कोई ऐसी सरकार आए जो इस आइलैंड का एक्सेस उसे दे ताकि वो वहां पर अपना एक नेवल बेस बना सके। जब 1960s का टाइम था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब पाकिस्तान के जो लीडर थे अयूब खान, जो आर्मी से आते थे, इनके ऊपर बहुत सारी खबरें उड़ी थी कि यूएसए को इस आइलैंड को बेचने के लिए तैयार हो गए। खैर उस टाइम पर ये ऐसा नहीं कर पाए। फिर मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद 1977 से 1990s तक बहुत बार ये खबर उड़ी कि कभी बीएनपी इस आइलैंड को बेचने को तैयार हो गई है, कभी बांग्लादेश की आर्मी आइलैंड बेचने को तैयार हो गई है और यूएसए इस पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली बांग्लादेश के लिए ऐसा कभी हो नहीं पाया और शेख हसीना भी इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थी कि इस आइलैंड पर वो कभी भी यूएस का कंट्रोल नहीं होने देंगी। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ बांग्लादेश अधिकार नहीं दिखाता है, म्यांमार भी कभी-कभी अपना अधिकार दिखाता है। जब 2021 में म्यांमार के अंदर आर्मी का रूल आया, उसके बाद से इस आइलैंड पर उसने बमबारी करनी शुरू कर दी। बांग्लादेश का एक्सेस यहां से काटना शुरू कर दिया। बांग्लादेश अपने शिप भेजता था तो बम गिरा देते थे और इस तरह से इस आइलैंड पर जो विवाद था वो और बढ़ने लगा। कई लोग कहते हैं कि सारी चीजों को पीछे से बैठकर यूएस फ्यूल कर रहा था ताकि अगर उसे कंट्रोल ना मिल पाए तो बांग्लादेश का भी कंट्रोल इस आइलैंड पर वीक होता चला जाए। तो हम अपनी कहानी में थे जून 2023 में, जब शेख हसीना कहती है कि बीएनपी इस आइलैंड को बेचने के लिए तैयार बैठी है। फिर आता है सितंबर 2023, जब अचानक से यूएस उठ के कहता है कि बांग्लादेश के बहुत सारे पॉलिटिशियंस और यहाँ के जो लीडर्स हैं वो इलेक्शन अच्छे से नहीं करवाते और हम इन पर सैंक्शन लगाते हैं। कोइंसिडेंटली उसी टाइम पर शेख हसीना यूएन की एक मीटिंग के लिए यूएसए में ही विजिट कर रही थी और यूएसए ने जिन लोगों पर सैंक्शन लगाए थे उसमें ज्यादातर लोग शेख हसीना की पार्टी से थे और ये टाइमिंग यूएस ने बड़ी स्पेसिफिकली देख के डिसाइड करी थी, क्योंकि वो यूएस को विजिट कर रही थी और ऐसे में सैंक्शन आना मतलब शेख हसीना की पूरे ग्लोबल लेवल पर एक बेइज्जती करवाने जैसी बात थी। यूएसए का कहना था कि उनके एक्शन तो बस इसलिए है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में हो सके। लेकिन ध्यान से सोच के देखो, पाकिस्तान में भी इलेक्शन करवाए गए और इतने सालों से करवाए जा रहे हैं, पूरी तरह से आर्मी वहां के इलेक्शन को रिग करके रखती है। यूएसए को इस बात से कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप कहते हो कि डिक्टेटरशिप से यूएसए को प्रॉब्लम है, तो आप मुस्लिम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी
कंट्रीज को देखो, सऊदी अरेबिया में प्रिंस है, बहुत सारी कंट्रीज में डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन यूएसए का रिलेशन उन सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक छोटी सी एशियन कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए यूएस इतना ज्यादा उतावला क्यों हो रहा है। और जब आप इस आइलैंड की कहानी और इसके पीछे की जो बातें मैंने बताई, जब आप ये सब सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यूएसए का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट छिपा हुआ था। वो चाहता था कि बीएनपी पार्टी जीते ताकि इस आइलैंड पर उसका कंट्रोल बढ़ सके। अभी हम सितंबर 2023 में, इसके बाद आता है नवंबर 2023, जब बांग्लादेश के लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपती है। इसमें कहा जाता है कि 3 नवंबर तक का टाइम यूएस ने शेख हसीना को दिया है। अगर शेख हसीना इस टाइम तक अपनी पावर को नहीं छोड़ देती है तो इनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। यूएसए ने एक बार फिर से इस पूरी की पूरी खबर को डिनाई कर दिया। लेकिन अब जो कुछ भी शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में हुआ है वो देख के कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो लोकल न्यूज़पेपर छाप रहा था उसमें कुछ सच्चाई जरूर थी। हम नवंबर 2023 में खड़े, जनवरी 2024 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले थे और ऐसे में यूएस ने क्या करा, यूएस ने अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स भेजे जो इनकी की ऑपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी से जाकर मीटिंग करते हैं। There were reports before elections that American diplomats have been talking not just to the opposition but to Jamaat. ये बहुत अजीब था कि एक बाहर की कंट्री इलेक्शन से थोड़े महीने पहले की ऑपोजिशन पार्टी से जाकर मीटिंग कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि यूएस के ऑफिशियल्स जमाते इस्लामी से भी जाकर मिलते हैं। But to talk to BNP is one thing, to talk to the Jamaat is quite another, because you know from 71 the bloody history of Bangladesh, what the Jamaat did, and they did not in fact want Bangladesh to be born at all. जमाते इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना करा था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बाद में जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में बैन भी कर दिया गया है। जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की फ्रीडम का अपोज करा था। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, जिनकी नोट पर जिनकी फोटो है, उनको ये क्लियरली हेट करते हैं और ऐसे लोगों से यूएसए इलेक्शन के 2-3 महीने पहले जाकर मीटिंग कर रहा था। फिर आता है इलेक्शन का टाइम, जनवरी 2024, बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं। बीएनपी इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। जमाते इस्लामी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना की जा चुकी थी, तो ऑलमोस्ट एक तरफा इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना ये इलेक्शन जीत जाती है। और इसके बाद बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज का जो पूरा ऑपरेशन है वो और तेजी पकड़ लेता है। डोनाल्ड लू एक यूएसए के डिप्लोमेट हैं जो इसके बाद बांग्लादेश में 3 बार विजिट करते हैं। इनकी आखिरी विजिट 15-20 मई के आसपास की थी और बांग्लादेश में जाकर ये बार-बार कहते हैं कि हम तो अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम तो इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन इनकी लास्ट विजिट की जस्ट बात क्या होता है, बांग्लादेश के फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर यूएसए सैंक्शंस लगा देता है। डोनाल्ड लू अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में जाकर यूएसए की तरफ से अपनी बातचीत रखते हैं और जब पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले थे तो इनके ऊपर साफ एक्यूजेशन लगे थे कि इन्होंने कहा है कि इमरान खान को पावर से बाहर रखो वरना यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक ऐसा इंसान जो क्लियरली पाकिस्तान के इलेक्शन में मेडलिंग कर चुका है, वहां पर रेजिम चेंज की बातें कर चुका है, ऐसा आदमी बांग्लादेश में इलेक्शन होने के बाद 3 बार विजिट करता है। इनकी तीसरी विजिट के बाद मई के महीने के आखिरी दिनों में शेख हसीना ने खुलेआम कहा कि एक व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री है जो बांग्लादेश के अंदर 2 चीजें चाहती है। एक तो वो एक आइलैंड पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, दूसरा वो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में कुछ राज्यों को काटकर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है और ऐसा मैं क्लियरली नहीं होने दूंगी। ये बात 27 मई के आसपास की है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री है ये मेरी सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर रही है और उसके बाद बीएनपी और जमात के लोग यहां पर पावर में आ जाएंगे। अब बहुत क्लियर सी बात थी कि बिना नाम लिए शेख हसीना यूएसए की तरफ इशारा कर रही थी। तब उनकी बातों को यूएसए ने और बाकी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब देख के लगता है कि शेख हसीना ने जो कुछ भी अभी हो रहा है वो क्लियरली मई के महीने में प्रेडिक्ट कर लिया था। इसके बाद आता है जून का महीना। 5 जून के आसपास बांग्लादेश का हाई कोर्ट एक आदेश निकालता है जिसमें वो कहता है कि जो 1971 में लिबरेशन वॉर में शामिल थे उनके जो फैमिली वाले हैं उनको 30% रिजर्वेशन जॉब्स में दिया जाएगा। स्टूडेंट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और ये कहती हैं कि इस डिसीजन को बदल दिया जाए, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से वायलेंट हो जाते हैं। 17 जून को इतनी ज्यादा वायलेंस हो जाती है कि उसके बाद देश में इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जाती है और फिर 18 जून को जो मैंने आपको ईमेल दिखाए थे वो लगातार मेरे पास आए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसे ईमेल और ऐसी टूल किट्स के थ्रू बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोगों को अप्रोच किया गया होगा। तो यहाँ पर क्लियरली पीछे से बैठकर कोई इन सारी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। जो लोग बताते हैं सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, मैं इस बात को मानने से क्लियरली इनकार करता हूं। लेकिन 17 जून की जस्ट 4 दिन बाद कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की सरकार की बात सुन लेता है और जो रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी उसको पलट देता है। मतलब कि स्टूडेंट जो डिमांड कर रहे थे वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाती है और ये चीज 21 जुलाई को होती है। तो उसके बाद स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता था, तो स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट लेकर अपना वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके 4 दिन बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक नया नाम यहां पर आएगा, पीटर हास। ये बांग्लादेश के अंदर यूएसए की तरफ से एम्बेसडर है। ये एम्बेसडर 2021 में अपॉइंट हुए थे और अचानक से 25 जुलाई 2024 को ये बांग्लादेश छोड़कर चले जाते हैं और इसके अगले 10 दिनों के अंदर बांग्लादेश में सरकार गिर जाती है। तो 25 जुलाई को पीटर हास को क्या पता था कि अचानक से उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का डिसीजन लिया और इनके छोड़ने के सिर्फ 2 दिनों बाद 27 जुलाई को एक बार फिर से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। जब 21 जुलाई को स्टूडेंट की मांगे मान ली गई थी तो 27 जुलाई के प्रोटेस्ट क्यों हुए? यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने नई डिमांड्स रखी। ये 9 पॉइंट एजेंडा लेकर आई और उस एजेंडा में इन्होंने कहा कि जितने लोगों ने अभी तक प्रोटेस्ट कराया, जो जेल में डाले गए उनको छोड़ा जाए, जिनकी जान गई उस पर अकाउंटेबिलिटी तय हो। और धीरे धीरे जो 9 पॉइंट एजेंडा था वो सिंगल पॉइंट एजेंडा में बदल जाता है और ये प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि हमें शेख हसीना को पावर से हटाना है। तो मतलब अभी तक जो गेम ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा था वो ओपनली चलने लगता है कि हमारा एक ही एम है, बांग्लादेश में रेजिम चेंज। 4 अगस्त 2024 को ये प्रोटेस्टर्स अपनी इसी डिमांड को लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। प्रॉमिस था कि यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर वायलेंस होती है और उसके बाद 100 लोगों से ज्यादा की जान चली जाती है। और अगले दिन यानी 5 अगस्त 2024 को ये प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि हम सीधे शेख हसीना के घर की तरफ मार्च करेंगे। 1975 में मुजीबुर रहमान को उनके ही घर में गोलियों से मार दिया गया था। उसी घर में शेख हसीना भी बैठी थी और यहाँ पर आर्मी चीफ इनसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, इसमें ही आपकी भलाई है। शेख हसीना से रिजाइन करती हैं, वहां से फ्लाई करती हैं और फिर भारत के हिंडन एयरबेस में आकर उतरती हैं और बांग्लादेश में रेजिम चेंज का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन एक पीटर हास की बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि पीटर हास बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी के लीडर इन्हें कहते हैं कि अवतार है, ये भगवान स्वरूप है जो हमें बचाने के लिए आए हैं। आप हिस्ट्री में जाकर देख लो, किसी भी कंट्री के अंदर किसी दूसरी कंट्री के एम्बेसडर को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भगवान तो नहीं कहा होगा। इसका मतलब पीटर हास और बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी के बीच में कुछ तो ऐसी बातें थी और कुछ तो ऐसे रिलेशन थे जो एक नॉर्मल कंट्री के एम्बेसडर और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में नहीं देखे जाते। और शेख हसीना जब अपने देश को छोड़कर भारत में आई तो पहले खबर यह थी कि यूके जाएंगी और वहां पर असाइलम की डिमांड करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो बहन है उनके पास यूके की सिटीजनशिप है, लेकिन यूके ने इन्हें असाइलम देने से मना कर दिया। इसके अलावा यूएस ने क्या करा, इन्होंने शेख हसीना के वीजा को बैन कर दिया। मतलब अब ये यूएस में एंटर भी नहीं कर सकती है। वैसे आपको पता है यूएस और कनाडा में कौन लोग रहते हैं?
मुजीबुर रहमान के जो किलर्स थे, जिनको बांग्लादेश अरेस्ट नहीं कर पाया था, उन्होंने यूएस और कनाडा में जाकर शरण ली थी और आज के दिन तक वो वहां पर रहते हैं। यानी बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान, जिनकी नोट पे फोटो छपी हुई है, उनके मर्डरर्स को यूएस और कनाडा शरण दे सकता है। लेकिन शेख हसीना, जो ऑलमोस्ट एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को डॉज करके आई है, उनके वीजा को बैन करने का काम यूएस ने सबसे पहले कर दिया। इसके बाद देखो बांग्लादेश में और क्या हो रहा है। यूनुस खान का नाम निकल के आ रहा है, एक नोबेल लॉरिएट है जो कि यूएस काफी ज्यादा जिन्हें पसंद करता है। 6 अगस्त सुबह 8 बजे द प्रिंट में एक आर्टिकल छपता है जो कि इन्फोसिस के फाउंडर लिखते हैं और वो कहते हैं कि यूनुस खान की तरफ दुनिया को देखना चाहिए, इनके आइडियाज बहुत अच्छे हो सकते हैं। मुझे लगा यूनुस खान कौन है, जरा पढ़ता हूं। थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनुस खान से कि जो भी यहां पर अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, आप उसको एडवाइस करो। Student leaders who have spearheaded the quota reform movement are pretty adamant that they want the Nobel Peace Laureate Mohammad Yunus to be the chief advisor for an interim government that will be put in place. यूनुस खान इस रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। शाम होते होते यूनुस खान की तरफ से एक और स्टेटमेंट आता है कि मैं इस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने के लिए भी तैयार हूं। तो बांग्लादेश में सिर्फ रेजिम चेंज नहीं हुआ है, ऑलरेडी वो इंसान भी तैयार है जो अब इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेगा, जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है और जो शेख हसीना की पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर इन शॉर्ट में देखें तो क्या हुआ है, एक ऐसा नेशन जिसको कहा जा रहा था कि भारत से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, उसको 1 मिनट में खत्म कर दिया गया है। Hasina has fled the country. We're all walking now to the Gana Bhavan. जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद इन्हें ये नहीं पता कि अगर देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो इनके पास कोई जॉब्स नहीं होने वाली है। और पावर किनके हाथ में जा रही है? वो जमात के लीडर जो बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अब खुलेआम दौड़ रहे हैं। बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन, जिनके वहां की नोट में फोटो छपी हुई है, जैसे यहाँ पर गांधी जी की, उनकी मूर्तियों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी लीडर्स का एक 5 स्टार होटल था, उसको खुलेआम जला दिया गया, उसमें 24 लोग जिंदा जल के मर चुके हैं। हिंदूज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के घर को खुलेआम अटैक किया जा रहा है। अलग अलग जगह से ऐसी खबरें निकल के आ रही है। जू के अंदर एनिमल्स को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। शेख हसीना के घर को लूट लिया गया है और उनके अंडरगारमेंट्स को लेकर ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। किस तरह की मेंटालिटी वाले लोग यहाँ पर पावर में आने वाले हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और भारत में बैठे हुए कुछ इंटेलेक्चुअल्स इन सारी चीजों के ऊपर आंख ऐसे बंद करके आपको कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि यार ये तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, हम तो स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, फादर ऑफ द नेशन के स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर पे लोग घुस के उनके अंडरवियर के साथ फोटोज खिंचा रहे हैं। ये आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगता है? अरे किसे पागल बना रहे हो यार। ऐसे मैं लोगों की क्या बात करूं। अभी 3-4 साल पहले ये लोग कहते थे कि बांग्लादेश ने भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में बीट कर दिया है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं वहां के, और आज कह रहे हैं कि शेख हसीना तो डिक्टेटर की तरह रूल करती थी, कोई भी खुश नहीं था। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है ना, इनकी मेथोडोलॉजी पूरी तरह से फर्जी है और ये बहुत बायस्ड रिपोर्ट्स हैं। मैंने पूरे डिटेल्ड वीडियो के थ्रू आपको समझाया है। तो ये रिपोर्ट्स तो सारी जंक है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स को सही बता के इन पे 30-30 मिनट के वीडियो बना के जो लोग आपको ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो 3 साल में एकदम से पलट गए। तो ये लोग भी किसी जोकर से कम नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।